Hello students. Now in this video we are going to discuss a very important topic, magnetic flux. ये जो टॉपिक है ये हमारे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में यूज होने वाला है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये प्यारे बच्चों बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था। सेम कंसेप्ट इसके बिल्कुल वैसे ही है, बस एक दो नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाले हैं रिगार्डिंग द यूनिट्स। तो हम इस चीज को देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लेट्स सपोज वी हैव अ सरफेस। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक सरफेस, लेट वी हैव अ सरफेस, और इस सरफेस, ठीक है, ये इसका क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। दिस इज द गिवन सरफेस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। प्यारे बच्चों ये इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से ही है कि किसी भी सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। यू नो वेरी वेल। अगर ये हमारे पास एक सरफेस है, इफ वी हैव लेट्स सपोज दिस इज टू बी आवर सरफेस, देन दिस मार्कर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। ओके, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस की एरिया की, सरफेस के एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर सरफेस वर्टिकल है तो सरफेस के एरिया की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी, और अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो उसके एरिया की डायरेक्शन वर्टिकल होगी। तो ये हमारे प्रीवियस कंसेप्ट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास कोई भी एक सरफेस और ये है उसके एरिया की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एरिया। ओके, दिस इज टू बी द, तो ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया की डायरेक्शन को। ओके, नाउ लेट्स सपोज इस सरफेस को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और जो सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सरफेस से मान लीजिए पास ऑन होता है। सपोज we have certain amount of magnetic field which pass from this surface, let it be B। तो B क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन में we must have an angle। ये थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो ये चीज आप समझ लीजिए। वी हैव अ सरफेस हैविंग अ डायरेक्शन ऑफ इट्स एरिया। हर सरफेस के पास एक एरिया होता है और उस एरिया की एक डायरेक्शन होती है जो हमें मालूम है। एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब उस सरफेस को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है। तो इन दैट केस इस सरफेस का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, it is the amount of magnetic field lines passing through a surface नॉर्मली। मेन जो वर्ड है वो यही है, किसी भी सरफेस में से
कितनी मैग्नेटिक लाइन पास होती हैं और कैसे नॉर्मली। तो अगर हमें किसी सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स काउंट करना है तो हम केवल उसी मैग्नेटिक फील्ड को लेंगे जो उसके नॉर्मली होगा। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, देखिए एरिया की डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मली होती है। बात समझा भाई? तो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल यानी एरिया की डायरेक्शन के पैरेलल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर हम इसको पैरेलल लेकर आएंगे, बात समझा भाई? तो कैसे उसको हम फाइंड आउट करेंगे, तो देख लीजिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको हम लिखेंगे किससे, फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो देख लीजिए डिनोटेड बाय फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। और ये होता है हमारा B डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किससे, एरिया से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू B मॉड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मॉड ऑफ A कॉस थीटा। क्या ये बात समझा भाई? यानी हमें वो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो एरिया की डायरेक्शन के अलोंग होगा। क्लियर हो गया? यानी सरफेस के नॉर्मली। तो आपको मालूम है अगर हम किसी भी फिजिक्स में आपको 11th क्लास में सिखाया गया था कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को थीटा, किसी भी वेक्टर को थीटा एंगल रोटेट करते हैं तो हमें उसका कॉस कंपोनेंट मिल जाता है। तो अगर हम इस b को नॉर्मली लेकर आएंगे तो हमें इसका क्या मिलेगा, कॉस कंपोनेंट मिलेगा। देखिए ये हमारा सरफेस, ये सरफेस के एरिया की डायरेक्शन, और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो मान लीजिए कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो अब अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को थीटा घुमा के यहां लेकर आता हूं तो वो मुझे मिलेगा b cos थीटा। देखिए अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को थीटा एंगल घुमा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, b cos थीटा। तो क्या ये बात समझा गए? ये हमें तो सरफेस के नॉर्मली कौन जा रहा है, b नहीं जा रहा है, सरफेस के नॉर्मली कौन जा रहा है, b cos थीटा। ये जो b cos थीटा है ये पास होता है नॉर्मली फ्रॉम सरफेस। क्लियर हो गया? तो यही जो b cos थीटा है वही हमें क्या करता है, हेल्प करता है फ्लक्स को फाइंड आउट करने में। तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूले मैग्नेटिक फ्लक्स के समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चों, ये इसका कंसेप्शनल डेफिनेशन है। दिस इज द कंसेप्शनल डेफिनेशन। और अगर आपको इसकी फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन चाहिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ सरफेस। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसकी कंसेप्शनल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ magnetic field and area of surface. Dear student, this is the mathematical definition and this is the conceptual definition. जो आपको सही लगे तो एग्जाम में आप उसको लिख सकते हैं अगर आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, नाउ एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या हो सकती है? SI यूनिट
ऑफ SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या होगी? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क्स इन योर एग्जाम। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन इतनी आपसे नहीं पूछी जाती जितनी आपसे इसकी यूनिट पूछ ली जाती है। तो डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है वेबर। रट लीजिए इसको, खूब एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? वेबर। और इसको सिंबॉलिकली WB लिखते हैं, वर्डिंग में वेबर और सिंबॉलिकली W, कैपिटल W स्मॉल b, ये आप याद रखिए। चलिए, तो ये हो गई SI यूनिट। लेकिन अगर आपसे CGS यूनिट पूछ ली जाए, अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए? CGS यूनिट। अच्छा चलो वहां बाद में जाएंगे। अगर एग्जाम में देखिए एक क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो क्या हो जाएगा? वेबर। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए 1 वेबर क्या होता है, तो जरा समझिए 1 वेबर कितना होगा। तो इस फॉर्मूले को देखिए, फ्लक्स की यूनिट वेबर, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? याद कीजिए टेस्ला, और एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो यहां ये जो 1 वेबर है, 1 वेबर इज इक्वल टू क्या आएगा? देखिए फ्लक्स की यूनिट वेबर, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, ओके, और एरिया की क्या हो जाएगी? 1 मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1 वेबर। अगर एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाए, नंबर 1 क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? वेबर, वो सॉरी वो टेस्ला होती है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? वेबर। और अगर आपसे पूछा जाए 1 वेबर क्या होगा, तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इनटू 1 मीटर स्क्वायर। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन 1 वेबर, 1 वेबर को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? 1 वेबर इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पास नॉर्मली टू द 1 मीटर स्क्वायर एरिया। देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। 1 वेबर is the magnetic flux। 1 वेबर उस मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा जिसके उस मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा जब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाए? 1 टेस्ला। 1 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन 1 टेस्ला magnetic field pass normally through 1 meter square area. This is the definition of 1 Weber। तो प्यारे बच्चों 1 मार्क्स के आपके इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपका क्या तैयार हुआ? व्हाट इज डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1 वेबर किसके बराबर होता है? 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इनटू 1 मीटर स्क्वायर। और एग्जाम में अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप बोलेंगे 1 वेबर इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स when 1 Tesla magnetic field pass through 1 meter square area normally। Is this clear? चलिए, तो ये थी आपकी SI यूनिट। लेकिन कई बार एग्जाम में CGS यूनिट भी आपसे पूछ ली जाती है, तो CGS यूनिट लिखते हैं इसकी। आई थिंक दैट ये आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको
और लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आपसे सीजीएस यूनिट पूछ ली जाए प्यारे बच्चों, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो प्यारे बच्चों वो होती है मैक्सवेल। याद रखिएगा, एसआई यूनिट वेबर और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल। क्लियर हो गया? ओके। अब वन मैक्सवेल किसके बराबर होता है? वन मैक्सवेल किसके बराबर होता है? तो जरा ध्यान देना, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। फ्लक्स वन मैक्सवेल हो जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड हो जाए वन गॉस। आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस। एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर और एरिया की सीजीएस यूनिट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सवेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल। क्लियर? और इन दोनों में एक रिलेशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। तो ये आपको बता देते हैं। होप यू हैव ऑलरेडी रिटन दिस, ये आपने लिख लिया होगा इसको। चलिए, तो मैक्सवेल और वेबर में क्या रिलेशन है इसको समझिए। देखिए, वन, अच्छा मैक्सवेल को शॉर्टकट में एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो वन वेबर इज इक्वल टू, वन वेबर का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों? वन टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ओके, अब बताइए टेस्ला किसके बराबर होता है? टेस्ला होता है 10 की पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस, ये आपको मालूम है। चलिए, इसके बाद मीटर को सेंटीमीटर बदलिए, तो आपको मालूम है 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ का स्क्वायर करो, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए, यहां भी क्या जाएगा? ओके, तो स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 10 टू द पावर 8 गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? 1 मैक्सवेल। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8 इंटू मैक्सवेल। तो यानी इन शॉर्ट हम ये लिख सकते हैं 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। देख लीजिए, आप चाहे इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन ये आया कैसे ये मैंने आपको बता दिया है। तो वैसे तो डायरेक्ट याद कर लें तो ज्यादा अच्छा, लेकिन जो अच्छे बच्चे होंगे वो एक बार समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये 10 की पावर 8 कैसा आया। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की दो यूनिट, एसआई यूनिट वेबर और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, और दोनों में रिलेशन 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। चलिए, तो ये थी बातें मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा नेचर और समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होता है। ये थोड़ा सा
कई बार बच्चे इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि व्हेन इट विल बी पॉजिटिव एंड व्हेन इट विल बी नेगेटिव। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारी कोई भी एक सरफेस रैंडमली, ओके, और ये इसका डायरेक्शन ऑफ एरिया। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन सेम हो जाए तो इन दैट केस जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0। दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। When if magnetic field is parallel to direction of area, तो यानी थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 0, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए पॉजिटिव फ्लक्स। जब भी मैग्नेटिक फील्ड एरिया की डायरेक्शन के पैरेलल होगा, अलोंग होगा, पैरेलल नहीं, उसके अलोंग, पैरेलल तो होगा लेकिन उसके अलोंग भी होगा, ठीक है, तो तब जो फ्लक्स काउंट होगा उसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और अगर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, जो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड अगर उसके अपोजिट हो जाए, पैरेलल तो है लेकिन क्या हो जाए, अपोजिट, इन दैट केस थीटा कितना हो जाएगा, 180। क्लियर हो गया? तो समझ लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त बच्चे इसी में ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि किस फ्लक्स को प्लस लेना और किस फ्लक्स को माइनस लेना है। आगे चल के हम अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बातें काफी यूज होने वाली हैं। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एरिया, यानी थीटा कितना हो जाए, 180, तो जो फ्लक्स है वो हो जाएगा बी ए कॉस 180, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस बी ए। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, निगेटिव फ्लक्स आएगा, यानी फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग होगा, सरफेस की एरिया की डायरेक्शन के, when the direction of magnetic field and the direction of area are in the same direction, in that case the flux will be positive, and when the direction of magnetic field is just opposite to the direction of the area, in that case opposite होंगे दोनों के बीच में 180, the flux is considered to be negative magnitude wise, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मिलेगा फ्लक्स का, यहाँ निगेटिव मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सारी बातें आपको बता दी हैं, डेफिनेशन क्या होता है, यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, नेचर बता दिया है कि कब प्लस और होगा कब माइनस। कुछ बचता है क्या, लास्ट एक बात और बचती है, ओनली वन थिंग वी हैव टू टोल्ड यू, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे इसकी डायमेंशन की। कई बार मैग्नेटिक फ्लक्स की आपसे क्या पूछ ली जाती है, डायमेंशन पूछ ली जाती है, तो उसको हम देखते हैं। Okay dear students, now finally we do the
डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कई बार पजल हो जाते हैं, वैसे इतना ज्यादा टिपिकल भी नहीं। चलिए, अगर एग्जाम्स में आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या पूछ ली जाए, डायमेंशन पूछ ली जाए, किसकी, फ्लक्स की, तो जरा ध्यान दीजिए। फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, B डॉट ए। तो एक बार अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन, अगर एक बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे मिल जाए और एरिया की अगर मुझे इन दोनों के डायमेंशन पता हो तो फ्लक्स की डायमेंशन इजीली पता चल जाएगी। तो एरिया की डायमेंशन तो हर कोई बता देगा, साइड इनटू साइड यानी L स्क्वायर। तो एक बार जरा B की डायमेंशन हम जरा देख लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा जो एंगल होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। आप चाहे तो लिखना चाहें लिख दें, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो यहाँ से B क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू वी। तो जो B की डायमेंशन है वो क्या मिलेगी, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ML T माइनस 2। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, AT, A होता है एम्पियर, T क्या होता है टाइम। चलिए, और यहाँ वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, LT माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ B जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन है दैट विल बी, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा M T माइनस 2 और ये A ऊपर चला जाएगा E माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसी बहाने हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन भी सीख लिया, रिवीजन हो गया है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, इक्वेशन 1 बिकम, और एरिया की जो डायमेंशन होती है वो हमें मालूम है क्या होती है, L स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, B की डायमेंशन कितनी है, ML2 A माइनस 1, और ये कितना है, सॉरी ये T है, T माइनस 2 A माइनस 1, और ये कितना है, L स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ML2 T माइनस 2 A माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक क्लियर किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन कंसेप्शनल वाइज एंड बाय फॉर्मूला। दूसरा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, SI यूनिट और CGS यूनिट, और दोनों में रिलेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड फाइनली द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में इसमें से 1 मार्क्स की कोई भी एक छोटी सी बात आपसे पूछ ली जा सकती है। तो दिस इज द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी मूव इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।